साथियों नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। कई दिनों बाद में आज मन हुआ कि आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि दिन बड़ा है, काफ़ी बड़ा है हमारे देश के लिए, हमारे उन समस्त देशवासियों के लिए, उन समस्त संभावना तलाश करने वाले उन समस्त युवाओं के लिए जो किन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ में ठीक नहीं हो रहा है और वो विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे आशावान युवाओं को, ऐसे आशावान नागरिकों को एक उम्मीद की रोशनी दिखाने वाले महानायक जो हैं डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब, उनके आज जयंती जो है उसके उपलक्ष्य में हम लोग कुछ उनसे जुड़ी हुई ऐसी बातों को डिस्कस करना चाहते हैं जो ना केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी, बल्कि इस देश के एक आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि अब्रॉड इंडिया में जो भी लोग हैं, जो हमारे देश के भी हो सकते हैं और दूसरे देशों के भी हो सकते हैं, उन सभी के लिए अंबेडकर साहब एक नज़ीर हैं। उनका जीवन एक अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वे ऑफ लाइफ का। वो भारत निर्माता, संविधान निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं। अंबेडकर साहब को बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है। बाबा साहेब का मतलब अनुकरणीय पिता जिसको हम कह सकते हैं, या सम्मानित पिता, रेस्पेक्टेड फादर। यानी वो एक ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने 30 साल के अपने करियर में एक तरीके से मोटा मोटी तौर पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की अगर अपन बात करते हैं तो 30 साल की अपनी सक्रियता में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बदल दिया जो हमारे हजारों साल की जो समाज के अंदर जो पद्दलन था, जो भटकाव था, जो हमारे सामाजिक सौहार्द के बीच में एक हर्डल था, उसको उन्होंने एक तरीके से दूर किया। बाबा साहब का जन्म जो है और इनकी जो क्रोनोलॉजिकल लाइफस्टाइल है उसके बारे में आप बहुत कुछ मुखातिब हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़ोर शोर से हम महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं और महान पुरुषों में शुमार बाबा साहब भी जो है किसी चीज़ के मोहताज नहीं है कि उनके बारे में कोई सूचनाएं अनुपलब्ध हों। स्वयं जो व्यक्ति किताबों से और अपने ज्ञान और अपने अध्ययन से इतना प्रेम करता था, उसकी रियासत जो है वो इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है कि हम बेहतर से बेहतर ज्ञान जान सकते हैं। यहाँ मैं छोटी सी ब्रीफिंग करूँगा जिसके माध्यम से हम जान सकें कि आखिर बाबा साहब क्यों विकट परिस्थितियों से निकलकर एक महान यात्रा की ओर चले गए। हालांकि बाबा साहब ने जन्मदिन मनाना और अपने आप को भगवान कहलाना, महान कहलाना, इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करते थे और वो इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं थे। 14 अप्रैल 1891 को आज ही के दिन बाबा साहब का जन्म जो है वो महू जो इंदौर में है, मध्य प्रदेश, उस समय सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत हुआ करता था, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और बाबा साहब का बेसिक जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में रत्नागिरी में अम्बावड़े जो जगह है तो वहाँ पे है। और अम्बावड़े के नाम पर ही बाबा साहब का जो नाम है शुरुआत में स्कूल में लिस्ट किया गया था, तो उसमें उनका नाम जो है भीमराव अम्बावड़ेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में कर शब्द जो है जैसे तेंदुलकर, आगरकर, ऐसे कर लगाते हैं, तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय कास्ट डिस्टिंक्शंस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर जो स्वर्ण और जो अवर्ण जो लोग थे या जो असवर्ण जिसको आप बोल सकते हो, उनके बीच में एक बड़ा गैप था। बाबा साहब के एंसेस्टर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलिट्री जो था उसके अंदर सर्विस करते थे। यहाँ तक कि इनके फादर जो हैं रामजी अंबेडकर, वो भी एक्चुअली ब्रिटिश फौज जो है उसी में सूबेदार के पोस्ट पे थे। यानी 1857 के बाद में क्राउन की सत्ता आ गई, यानी ब्रिटिश सम्राट की सत्ता थी, तो उसके अंदर ये सूबेदार की पोस्ट पे थे। और सूबेदार एक तरीके से हम ऑफिसर्स बोल सकते हैं उस समय के। और इसके बाद जैसे बाबा साहब का जन्म होता है, 3 साल बाद में उनके फादर का रिटायरमेंट हो जाता है। बाबा साहब अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में 14वीं संतान थे। उनके अधिकांश भाई बहन जो हैं वो मारे गए शुरुआती लेवल में ही। और बाबा साहब के ऊपर काफ़ी लाड़ प्यार रहा और
हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब जिस समय पढ़ रहे थे उस समय की परिस्थितियां दलितों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थी। बाबा साहब का जब एडमिशन हुआ तो इनका नाम भी जो है वो एक इनके गांव के नाम पे रखा गया। बाद में इनके जो शिक्षक थे महादेव अंबेडकर, जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इनको अपना जो सरनेम दिया और फिर ये भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जाने गए। रामजी इनके फादर का नाम है और भीमा इनकी माता का नाम है। और इन्होंने अपना जो गोत्र है वो जो दलित का था उसको भी इन्होंने, इनके फादर ने एक तरीके से छिपाया, क्योंकि उनको पता था कि चुनौतियां आएंगी, और चुनौतियां आई। बाबा साहब जब पढ़ने गए तो वहाँ पे जो स्वर्ण कास्ट के बच्चे थे उन्होंने बाबा साहब को काफ़ी टारगेट किया, और ये पीछे की लाइन में जो बैक बेंचर्स आजकल हमारे बैठते हैं तो उनके लिए भी है कि बैक बेंचर्स भी आगे आ सकते हैं। बाबा साहब भी पीछे बैठते थे और जहाँ पे जूते चप्पल खोले जाते हैं वहाँ पे बैठते थे, और इनको कोई क्वेश्चन आता था तो टीचर्स भी इनके साथ में डिसिमिलर बिहेव करते थे। वो इनको पूछते नहीं थे, ये हाईएस्ट स्कोरर रहते थे, इसके बाद भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता था इनको। तो बाबा साहब के जीवन में ये सारी चीजें जो हैं एक ऐसे एक परिष्कृत मनुष्य को उद्धृत करने की ओर ले जाने वाली हैं, जिससे कि वो एक महामानव की ओर बढ़ गए। इनकी माँ ने इनको सजेस्ट किया था कि बेटा बच्चे आपको छेड़ेंगे, क्योंकि उनको परिवेश का पता था, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, हर स्तर पे परिवर्तन कर सकते हो। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बाबा साहब ने जो चीजें अपने बचपन में देखी थी, उन्हीं चीजों का प्रभाव इनके फोर्थ कमिंग लाइफ के ऊपर पड़ा था। इस तरीके से फिर इन्होंने बॉम्बे से जो है बीए किया, और उसके बाद में हायर स्टडी करना चाहते थे। तो जब ये स्कूल एजुकेशन में थे उस समय इनके एक गुरुजी थे, उन्होंने इनको बुद्ध की जीवनी प्रदान की थी, और उन्हीं गुरुजी की मदद से ये फिर बाद में जो सयाजी राव गायकवाड़ जो थे थर्ड, उनके पास में गए, और उन्होंने विदेशों में पढ़ने का स्कॉलरशिप ट्रेंड चालू कर रखा था। और उनकी कंडीशन ये होती थी कि विदेश में पढ़ने के बाद आप आके हमारे लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो बुद्ध की जीवनी पढ़ने से इनके जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा, और फिर उन्हीं टीचर ने इनको गायकवाड़ साहब से मिलाया। गायकवाड़ साहब ने इनको 4 साल के लिए वजीफा प्रदान किया, और ये 25 रुपये पर डे के हिसाब से कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के अंदर स्टडी करने गए, और वहाँ से इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीजी किया और डॉक्टरेट की उपाधि भी ग्रहण की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 64 कोर्सेज के अंदर एक तरीके से परफेक्शन हासिल की, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के 29 और 11 के आसपास जो हैं वो हिस्ट्री के रहे, और बाकी जैसे सोशियोलॉजी के है, फिलोसफी के है, इन ह्यूमैनिटी के है, इन सब के अंदर तो एक तरीके से हम कह सकते हैं बाबा साहब 64 विषयों में पारंगत थे। 4 के करीब, 3 तो परफेक्टली, 4 के करीब इनके पास डॉक्टरेट की उपाधियां थी, और ऐसा करने वाले वो फर्स्ट एशियन थे जिसके पास में इतना बड़ा ज्ञान था। तो उसके बाद इनकी इच्छा हुई कि लंदन में पढ़ा जाए, तो साहू जी महाराज जो थे उन्होंने इनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए फंडिंग किया, वहाँ भी उनकी मदद की। और ग्रेज इन जो स्कूल था, वहाँ ग्रेज इन जो है वहाँ का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी संपन्न की थी। तो इस तरीके से बाबा साहब ने ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में स्टडी करके और फिर वापस आए। ये जो दौर था, बाबा साहब 1913 से लेके और 17 के दरमियान पढ़ने गए थे वहाँ पे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का दौर है, 14 से लेके 18 तक। तो जब इन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स को एक जहाज के थ्रू इंडिया भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से जर्मन जो पनडुब्बियां थी वो मित्र राष्ट्रों के जहाज़ों को डुबो रही थी, तो उन्होंने बाबा साहब की उस जहाज को जिसमें उनकी किताबें रखी हुई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और दुर्भाग्य से इनका बहुत जो रिसर्च मैटर जो था वो सब कोलैप्स हो गया। और उसके बाद में ये 1918 में अपनी तय शर्तों के अनुसार वापस आए, और यहाँ पे जो बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे जिन्होंने इनको फंड किया था, स्कॉलरशिप दी थी, उनके यहाँ पर ये डिफेंस सेक्रेटरी के पद पे आए। डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर रहते वक्त और इस दौरान के एकोमोडेशन के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी, स्कूल में तो ये देखते ही थे, टीचर्स में, बच्चों में, सब में अनटचेबिलिटी का एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा टॉप पे था, जिसके खिलाफ इनके मन में गहरी खींच थी।
जब ये इतना बड़ा स्टडी करके डिफेंस सेक्रेटरी इज इक्वल टू आईएएस, प्रेजेंटली हम उसको आईएएस की पोस्ट बोलते हैं, इतने अच्छे पद पर जब वो बड़ौदा के यहाँ पे गायकवाड़ के यहाँ पे पोस्टेड हुए, तो यहाँ के जो चपरासी थे, जो उनको पानी पिलाते थे, जो उनको फाइल्स वगैरह देते थे, उनके जो साथी थे, बाकी कर्मचारी थे, सब एक तरीके से अनटचेबिलिटी वाला जो कंसेप्ट था उसके ऊपर काफी कुछ किया। इसीलिए संविधान में जो आर्टिकल 17 है उसमें, और फिर 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के तहत इन्होंने इस चीज को एलिमिनेट करवाया। जो जो चीजें इनको प्रॉब्लम दे रही थी उन सब चीजों को उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे लोगों को समतामूलक समाज और आर्थिक और न्यायिक समानता देने के लिए और एक समग्र समाज बनाने के लिए इन्होंने अपनी छाप उस पर छोड़ी थी। तो जो जो प्रॉब्लम्स इन्होंने प्रैक्टिकली फेस की थी उन सारी चीजों के लिए जीवन भर लड़े, संगठन बनाया, अपने समाज के लिए भी लड़े, और वो समाज के लिए लड़ना हमारे देश के लिए लड़ना ही है एक तरीके से। और इंटीग्रेटेडली या फिर कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी सोसाइटी में चाहे विमेन्स हों तो उसके लिए जैसे समान नागरिक संहिता की बात इन्होंने की थी, और इन्हीं के प्रभाव में हिंदू विवाह अधिनियम जो है या फिर उत्तराधिकार अधिनियम है ये पारित हुए। इसके अलावा जैसे इन्होंने लेबर्स के लिए भी अच्छा काम किया था। 1942 से 46 के दौरान ये वायसराय की काउंसिल में मेंबर रहे थे, मतलब एक श्रम मंत्री कह सकते हैं, श्रम विभाग के चीफ थे। तो वहां पे इन्होंने काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको हम बोलते हैं कार्यकारी परिषद, उसके उस डिपार्टमेंट को देखते हुए इन्होंने कार्य के घंटे 8 हो, इसके अलावा प्रॉपर उनको जो है वेतन मिले, इसके अलावा ओवर टाइम है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस मिले, और प्रोविडेंट फंड का प्रावधान हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं लेबर्स के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। इवन इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी जो है ऑर्गेनाइज की 1936 के आसपास, और स्वतंत्र मजदूर पार्टी जिसको हम बोलते हैं, तो मजदूरों के लिए भी इन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और दलितों के लिए भी ये काफी कुछ काम करते हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैं वापस सीन पे आता हूं कि 1918 में जब इन्होंने वापस से यहाँ पे ज्वाइन किया तो यहाँ पे इनको जो कुछ देखने को मिला, ये जिस धर्मशाला में रहे वो पारसियों की धर्मशाला थी, वहां भी इनके साथ में छुआछूत का व्यवहार हुआ, जबकि पारसी धर्म में ऐसा नहीं है। इवन इनके जो ईसाई दोस्त थे उन्होंने भी कहा कि यार हमारे भी कुछ दिन पहले कन्वर्जन हुआ है, तो हम भी जो है आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते। इनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। तो बाबा साहब ने जो है एक पारसी धर्मशाला में अपना अड्डा जमाया, लेकिन कुछ दिन बाद में वहां से भी इनको निकाल दिया गया। और ये सब देखकर इन्हें बड़ा दुख हुआ। एक बार तो ये नासिक से यात्रा कर रहे थे औरंगाबाद की, और वहां दौलताबाद में इन्होंने रुक के वहां के फोर्ट को देखने की कोशिश की। तो उस फोर्ट में कुछ मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने भी बाबा साहब और उनके साथियों को दलित होने के नाते काफी कुछ टॉर्चर किया। तो अब आप देखिएगा, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, सभी में छुआछूत के दृष्टिकोणों से देखा गया। तो फिर इनको लगा कि छुआछूत केवल हिंदू की समस्या नहीं है, बल्कि ये इसकी वजह से एक बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए इन्होंने 1918 के बाद में कुछ समय के लिए बॉम्बे के अंदर प्रोफेसर के पद पे भी रहे थे। ये इकोनॉमिक पॉलिटिक्स पढ़ाते थे वहां पे, और इसलिए इन्होंने वहां भी देखा, वहां पढ़ाते वक्त इन्होंने ये देखा कि इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी शुरुआत में विरोध किया कि हम एक दलित प्रोफेसर से नहीं पढ़ेंगे, और वहां पर कुछ दिन बाद में बच्चे तो कन्विंस हो गए, लेकिन बाकी प्रोफेसर जो है काफी ऐसा व्यवहार करते थे कि जो ये छू लेते थे वो बर्तन वो यूज नहीं करते थे या उन टैब्स वगैरह को धोते थे। तो ये अंबेडकर ने इतना माइन्यूटली जज किया कि सोसाइटी में अनपढ़ व्यक्ति की तो क्या स्थिति हो सकती है, जब पढ़े लिखे लोग या ऐसे जो एजुकेशन सेंटर है वहां पे भी इस तरीके की समस्याएं हैं। तो फिर इनको सोचना पड़ा था कि क्यों ये फिर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ जो है उसको इन्होंने 1920 के अंदर डेवलप किया, और उसके बाद में मूक नायक जो पत्रिका है उसके माध्यम से अपने विचारों को एक्सप्रेस किया, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद में 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, 1927 में बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर निकाला, फिर समता समाज 1927 में बनाया, 1928 में समता नामक पत्रिका निकाली, और फिर इस तरीके से फिर उन्होंने 1956 में लास्ट में प्रबुद्ध भारत नाम की पत्रिका निकाली थी। तो ये सारी जो जनता नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अंबेडकर जो थे उन्होंने एक ऐसे परिस्थितियों को
जज किया, ऐसी परिस्थितियों में रहे और फिर उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और कैसे अपने भविष्य की पीढ़ियों को बचाया जाए। हम ये कह सकते हैं कि आज हम जहां खड़े हैं, आज हम हमारा जो समाज के अंदर जो कम्युनल हार्मोनी कह सकते हैं या सोशल इंटीग्रेशन जो कह सकते हैं, उन सब के अंदर इनका बड़ा योगदान रहा था। जोगेंद्रनाथ मंडल जो है इनके पॉलिटिकल गुरु थे, तो वहीं ये कबीर से और जो है महात्मा बुद्ध से और ज्योतिबा फुले से इंस्पायर थे, ये इनके गुरु थे। ज्योतिबा फुले भी एक ऐसी घटना से कभी प्रेरित हुए थे 1848 में, जब वो अपने मित्र की शादी में गए थे, तो वहां उनको उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने ज्योतिबा फुले को भला बुरा कह के और उन्हें स्वर्ण जाति के जो दूल्हे के जो फादर जो पेरेंट्स थे उन्होंने इसको निकाल दिया। तो ज्योतिबा फुले के जीवन में भी एक बड़ा चेंज आया और वो 1848 में प्रथम महिला स्कूल जो है उसको फाउंड करते हैं लड़कियों के लिए, और उसके बाद में अपनी पत्नी को भी पढ़ाते हैं और किस लेवल पे वो एजुकेशन को लेके गए थे। तो किसी के जीवन में ये ऐसा होता है तो इसका बड़ा ही रोल होता है। अम्बेडकर साहब ने स्कूल से लेके बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेजेस में, एक बार विदेश में गए तो 4 साल के लिए इन्होंने बहुत अच्छा फील किया, कंफर्ट जोन था, क्योंकि वहां पे हालांकि फॉरेन के अंदर भी गोरे काले का भेद तो होता है, लेकिन चूंकि अम्बेडकर काले में नहीं आते थे इसलिए वहां उन्होंने इक्वलिटी वाली जो बात है वो फील की थी। 1918 में आके जब गायकवाड़ के यहाँ पर वो सारे इन्होंने नाटक देखे तो इनके मन में एक बड़ा ही खींच का भाव हुआ। फिर इन्होंने यहाँ से डिसाइड किया कि मुझे नौकरी नहीं बल्कि कुछ और करना चाहिए इस देश के लिए, इस समाज के लिए, जो इतने लोग जो परेशान हैं उनको किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए। इसके लिए फिर उन्होंने ये दलित उत्थान का कार्य किया। और आप 1930 में इन्होंने पॉलिटिकली एक्टिव होके और गोलमेज सम्मेलन के अंदर शिरकत की और दलितों के प्रतिनिधि के तौर पे इन्हें 1930, 31, 32 तीनों ही सम्मेलनों में बुलाया गया और वहां पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने गांधी के साथ में काफी जो है हॉट टॉक करते हुए दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो मांग लिए कि पृथक निर्वाचन मंडल दे दीजिए हमें। और आप जब मुसलमानों के लिए जब 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आता है तो उस समय आप नहीं बोलते हैं, सिखों का 1919 में जब दिया जाता है उस समय आप नहीं बोलते हैं, तो जब दलितों को दिया जा रहा है तो आप क्यों बोल रहे हैं। तो जब कम्युनल अवार्ड यहाँ 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था, उसके तहत दलितों को हिंदुओं से अलग मानते हुए एक तरीके से 71 सीट्स जो है वो प्रोवाइड की गई प्रोविंसेस या प्रांतों में। तो भीमराव अंबेडकर ने उसका स्वागत किया था, क्योंकि दलितों के हिमायती होने के नाते इन्होंने इसका स्वागत किया। इससे पहले इन्होंने साइमन कमीशन को भी सपोर्ट किया था। 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका भी इन्होंने जो है विरोध नहीं किया था। तो इस तरीके से ये कुछ इनके स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू थे। हालांकि बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के में काफ़ी एक्टिव रहे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया। इवन गांधी जी जो है उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया कि भले ही गांधी जी के साथ में हरिजनों को लेकर इनके कुछ कंट्रोवर्सियां थी, लेकिन वो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। दोनों ही व्यक्ति दलितों उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे। गांधी ने जहां अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ जो है उसकी स्थापना करके हरिजन नाम दिया इनको, हरिजन पत्रिका निकाली, हरिजन यात्रा जो है वर्धा से शुरू करके 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। 1934 में कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद में उन्होंने दलित उत्थान के कार्य किए थे। और उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रमाण या किसी भी तथ्य के द्वारा आप सिद्ध कर दो कि ये अस्पृश्यता या छुआछूत जो है हिंदू का समाज या हिंदू धर्म का अंग है, तो आप इसको सिद्ध करके दिखाइएगा। तो इस प्रकार से गांधी भी अनुप्राणित थे, ये भी अनुप्राणित थे, लेकिन यहाँ पे गांधी कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी को लीड कर रहे थे और अंबेडकर चूंकि इस समाज का एक अभिन्न हिस्सा रहे और उन्होंने इस चीज को बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे देखा, इसलिए उनकी डिमांड गांधी से भी थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव रही। बस फर्क इतना था। इसके बाद में कैलुस्कर वो टीचर थे इनके जिन्होंने इनको बुद्ध की जीवनी दी थी और कैलुस्कर ने ही मीटिंग करवाई थी सयाजी राव गायकवाड़ से। तो इनके जीवन में कई टीचर्स स्पिरिचुअल डायरेक्ट उस समय थे, तो कई इनके वैसे गुरु थे, जैसे कबीरदास जो हैं और महात्मा बुद्ध हैं और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। तो वहीं महादेव अंबेडकर जिन्होंने इनको अंबेडकर नाम दिया था, ब्राह्मण शिक्षक थे जो इनको खाना पानी भी जो है दिया करते थे स्कूल टाइम में और बड़ा ही इनका केयर करते थे, तो उससे भी इंस्पायर्ड थे। और कैलुस्कर जो थे
उन्होंने भी इनके जीवन में रोल प्ले किया था कि उनको बुद्ध की जीवनी दी। इसके अलावा नवल नाम के एक पारसी इनके मित्र थे, वो आजीवन इनके फ्रेंड बने रहे। इन्होंने कहा था कि कोई भी चीज बड़ी होने के लिए नहीं की जाती है, कई बार बड़े होने वाले लोगों की मदद करने में हम स्टेप भी बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम जो कार्य करें उससे हम बड़े ही बने, लेकिन बड़े बनने वाले या बड़े कार्यों के अंदर हम अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इस प्रकार इनके पारसी मित्र जो नवल थे, उनका भी इनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। हालांकि ये काफी नाराज हुए तो उन्होंने मनुस्मृति दहन भी किया था। 1935 में कंट्रोवर्सी इनके दिमाग में रही, जो वर्ण व्यवस्था को लेकर। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को शाश्वत मानते थे और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह मानते थे, और उनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता वो हिंदू नहीं मानता, हिंदू उसको मैं नहीं मानता हूं, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो वर्ण व्यवस्था को मानना हर हिंदू का कर्तव्य है। लेकिन इसमें अंबेडकर साहब का ये ऑब्जेक्शन था कि अगर आप वर्ण व्यवस्था को उसी फॉर्म में मान रहे हो जिस फॉर्म में ये चली आ रही है, तो इस हिसाब से तो दलितों का स्थान सबसे नीचे रहेगा, वो अनटचेबल रहेंगे, अस्पृश्य रहेंगे। और हम कभी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और उसके बाद में धीरे धीरे शूद्रों की स्थिति में ला दिए गए। तो अब हमें अगर अपलिफ्ट करना है तो हमें इस व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इस तरीके से तो अनटचेबिलिटी नहीं खत्म होगी। तो गांधी ने कहा कि ये जो है स्वप्रेरणा से या फिर आत्म प्रेरणा से ही अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। तब अंबेडकर ने कहा कि जब आप जैसे महान व्यक्ति इसको इस लेवल तक अभी नहीं ला पाए हैं तो आगे क्या गारंटी है। फिर 1935 में अंबेडकर साहब ने घोषणा की थी कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूंगा। गांधी ने बड़ा आग्रह किया कि आपको ऐसा नहीं करना है। फिर भी 21 साल बाद में अंबेडकर साहब ने अपनी मृत्यु के ठीक 1.5 महीने पहले बौद्ध धर्म अपने लाखों अनुयायियों के साथ में अचीव कर लिया। इससे पहले इनको नेपाल काठमांडू में जो है बोधिसत्व की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो महात्मा बुद्ध से काफी इंस्पायर थे, और क्योंकि बौद्ध धर्म में शूद्र महिला सभी के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, किसी के साथ में कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं था, और अंबेडकर को ये चीजें पसंद आई। और बोधिसत्व का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो अपनी मुक्ति से पहले बाकी लोगों की मुक्ति करता है, फिर अपनी मुक्ति करता है। यानी वह महामानव है जो अपनी जो इस लेवल पे है कि वो खुद मुक्त हो सकता है, लेकिन वो खुद मुक्त नहीं हो रहा है, दूसरे लोगों को मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करके और फिर वो मुक्त होएगा। वो जो पर कल्याण की भावना से अनुप्राणित जो चीज है उसको हम बोलते हैं बोधिसत्व। तो बोधिसत्व का टाइटल भी इनके पास में था। यकीन मानिए कि कितने बढ़िया एकेडमिशियन थे कि 21 घंटा पढ़ते थे, और जो पुरखों की और पीढ़ियों की जो पढ़ाई में जो कमी थी उसको इन्होंने पूरा कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप स्टार्ट करो वहां से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। उसकी माँ ने भी इनको कहा था कि एजुकेशन ही वो माध्यम है जिससे आप यहाँ सब कुछ बदल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अब ये बात भी सही है कि एजुकेशन ही वो वास्तव में माध्यम होता है जिससे हम कुछ बदल सकते हैं। क्योंकि सब चीजों का बंटवारा हो सकता है, संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, लेकिन ज्ञान का बंटवारा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये ज्ञानी थे। इसलिए कहते थे कि आपके भले ही पैरों में जो है जूते चप्पल ना हो, लेकिन हाथ में आपके किताब अवश्य होनी चाहिए। इनका यह भी कहना था कि आपका जीवन लंबा हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन आपका महान होना चाहिए। ये बात इन्हें नवल जैसे पारसियों के माध्यम से मिली और उसको उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से इम्प्लीमेंट किया था। निजी जीवन में जो है इनकी पत्नी जो थी रमाबाई, और उनका देहांत हो गया और 35 के आसपास, और उसके बाद में भी ये थोड़े से सुखों से दूर और एक स्पिरिचुअल पोजीशन में चले गए। इसलिए भी इन्हें बाबा साहब के रूप में माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि इन्होंने वो आमूलचूल परिवर्तन किया, इसलिए उनका एक अनुकरणीय, एक आदरणीय पिता के तौर पर, यानी पिता के पिता को बाबा बोलते हैं दादा स्टेटस में, तो वो माना जाता। तो ये हमारे एक तरीके से ग्रैंड फादर कह सकते हैं हम, जैसे हमारे भारत निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मर, ये संविधान निर्माता, कुछ भी आप इनमें जो है खूबसूरती देख सकते हैं। अंबेडकर साहब की महत्ता इस बात से है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के सामने इनका स्टेचू है, वहीं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पास भी इनका स्टेचू है। अंबेडकर साहब का जो प्रयास था
वो ये था, अंबेडकर साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध की खुली आंखों की पेंटिंग बनाई थी। इससे पहले आप अधिकांश स्कल्पचर और पेंटिंग जो है वो उसमें बंद आंखें या अर्ध खुले नेत्र ही देखेंगे। तो ये भी इनका एक अलग से था। 50,000 लाइब्रेरी के साथ ये सरवाइव करते थे, बहुत बड़ी बात होती है। 50,000 बुक्स इनके लाइब्रेरी में, पर्सनल लाइब्रेरी जो थी उसके अंदर इनके पास थी। तो इतने बड़े एकेडमिशियन, इतने पढ़े लिखे, संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जिसके पास में 4-4 डॉक्टरेट की उपाधियां हों, और एक व्यक्ति जो एंथ्रोपोलॉजी का एक्सपर्ट हो, एक व्यक्ति जो बाद में इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बनता है, एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट बनता है। तो ये उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो ये शिकायतें करते हैं कि उनके डिसिप्लिन चेंज होते हैं, तो ये उनके सब्जेक्ट चेंज होते हैं, तो उनको समझ नहीं आती है। आप में अगर समझने का मादा है तो ये कोई अंबेडकर साहब का ये वादा है कि परिस्थितियां कभी भी आड़े नहीं आती हैं, और ऐसा करने से असफलता कम और सफलता ज्यादा है। तो अंबेडकर साहब एक नजीर हैं इस देश की, इस विश्व की। और लास्ट में अंबेडकर साहब जो थे वो बीमार हो गए, डायबिटीज उनको हो गया था, और जब उनको लगा कि उनका अंतिम समय नजदीक है, तो उस समय अंबेडकर साहब ने 1.5 महीने पहले अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्धिज्म में कन्वर्जन कर लिया। उनका कहना था कि मैं जन्मा तो हिंदू धर्म में हूं, लेकिन मैं ऐसे हिंदू धर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता जहां पे शूद्रों के साथ में एप्रोप्रिएट बिहेव नहीं हो रहा है, इसलिए मेरी मृत्यु जो है वो किसी दूसरे धर्म में होगी। और वो बुद्धिज्म इनको सबसे अच्छा लगा। इस तरीके से अंबेडकर साहब की जो एक यात्रा थी उसको हमने छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में इधर उधर करके देखा है। इनके बारे में बहुत कुछ है, हम कई साल भी अगर बोलें तो भी पूरा नहीं हो सकता, इतना ज्ञान इन महापुरुषों के लिए है। और निश्चित रूप से अंबेडकर साहब वो महान विभूति हैं जिन्होंने 1946 में जो है पहले ये बॉम्बे से चुनाव हार गए संविधान सभा के लिए, बाद में ये बंगाल से जीते, फिर पार्टीशन के बाद में फिर बॉम्बे से जो है इन्हें बनाया गया। और जो BN राव थे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा, राजेंद्र प्रसाद ने खैर को कहा, खैर जो बॉम्बे के PM थे उस समय, और उन्होंने जयकर से इस्तीफा जो है वो लेके और फिर इनको संविधान सभा का सदस्य बना दिया। और फिर वो 29 जो अगस्त है 1947 जो प्रारूप जो हमारी समिति है उसके अध्यक्ष बने। 7 सदस्यों में से एक सबसे एक्टिव सदस्य के तौर पे इन्होंने हमारे संविधान की जो है एक तरीके से पॉलिशिंग की, फिनिशिंग की, और इतने मजबूत व्यक्ति ने हमें संविधान, कानून, विधि इस तरीके से दी कि आज हम अपना संविधान जान के, अपने कानून जान के, अपने अधिकारों के प्रति सजग रह के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और ज़रूरतमंद लोगों तक हम उनको जो है न्यायिक सुविधाएं, चाहे उनको नौकरियों की सुविधाएं, रिजर्वेशन के माध्यम से जो पीड़ित संदमित हैं उनको अपलिफ्टेड करने के लिए वो सारे इन्होंने यहाँ के संविधान के अंदर अकोमोडेट किए हैं, जिससे कि आज कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं करे। आज जहाँ हम हैं और जिस स्तर पे हैं उसमें अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने तत्कालीन समय में समान नागरिक संहिता के लिए अपने मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, और फिर ये लोकसभा के लिए तो नहीं चयनित हुए, राज्यसभा के लिए चयनित हुए। लेकिन उस समय लोकसभा के लिए भी इनको जो मतों का जो अंतर था उसमें बहुत सारे मत जो थे वो फॉल्स थे, जो गलत मत जिसको अपन बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों को उस समय इलेक्ट्रो लिटरेसी नहीं थी। इसके लिए आजकल ELC चलाई जाती है कि आप वोट तो देना चाहते हैं लेकिन आप कहीं भी वोट जो है दे नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, आपका वोट कैंसिल होता है। आजकल तो EVM वगैरह आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से अंबेडकर साहब उस समय अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन फिर राज्यसभा में इनका चयन हो गया। और फाइनली जो अंबेडकर साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुए 1956 में, और अपने पीछे छोड़ गए बड़ी सी लेगेसी। अंबेडकर साहब के कार्यों का मूल्यांकन आप ये देखिएगा कि उन्होंने काम किया उसका परिणाम हमें आज मिल रहा है। आप एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें आप देखो 1776 में अमेरिका जैसे देश में, अब आप अनटचेबिलिटी की बात करते हैं कि केवल भारत की समस्या नहीं है, विदेशों में भी देखो। 1776 में अमेरिका की क्रांति शुरू होती है, 1781 में स्थल युद्ध समाप्त हो जाता है, 1783 में
जो जल युद्ध है वो भी समाप्त हो जाता है। फिर 1789 तक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, लेकिन उसमें दास, अश्वेत और महिलाओं के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। 1866 में अब्राहम लिंकन जो है उनकी कैंपेनिंग से, जो 60 का दशक है उसमें, फिर 1866 में दास प्रथा है वो समाप्त हो जाती है। और वहां पे अभी भी महिला और अश्वेतों के लिए है, अभी भी वो स्वतंत्रता नहीं रही। उसको फिर 1950 से लेके 55 के बीच में अमेरिका में फिर से समानता के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं अश्वेतों के लिए। और रोजा पार्क्स नाम की जो महिला है, उन्होंने एक सीट से अश्वेत होने के नाते एक श्वेत के सामने उठने से मना किया। फिर उनका कैंपेन चला, 385 दिन तक चले आंदोलन के बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सब लोग सफर कर सकते हैं, कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है व्हाइट और ब्लैक का। उसके बाद अश्वेत और श्वेत बच्चों के स्कूलों में एक साथ पढ़ने के आंदोलन चले, और उसमें आपके जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, उनका बड़ा रोल था, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। और उसके कुछ 50 साल से ज्यादा, 50-55 साल बाद में बराक ओबामा जैसे अश्वेत जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो आप देखिएगा रिजल्ट जो है वो 1776 से स्टार्ट होते हुए 1866 से होते हुए 1955 और फिर आप 1900 फिर आप बराक ओबामा तक आ जाइएगा। तो इस तरीके से जो भी काम होते हैं उनके परिणाम बाद में निकलते हैं। आज अगर दलितों को कहीं रिजर्वेशन मिला है, चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, आज चाहे MBC हो, चाहे आप इसमें EWS हो, ये जितनी भी रिजर्वेशन की बातें हैं और जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ में चाहे आर्थिक आधार पे, चाहे सामाजिक आधार पे, शैक्षिक आधार पे जो असमानताएं रही हो और हिस्ट्री में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए अपने एंसेस्टर्स उनका, तो उनको आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये जो फ्री हैंड देता है कि आप एक तरीके से रिजर्वेशन के माध्यम से अपनी परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हो और मुख्य धारा में आ सकते हो। तो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको भारत रत्न थोड़ा लेट मिला, लेकिन भारत रत्न मिला इनको, ये भी अच्छी बात रही हमारे देश के लिए कि इतने एलिट क्लास के व्यक्ति को थोड़ा सा लेट मिला पर मिल गया, ये भी अच्छी बात है। इसके बाद हम अम्बेडकर के जीवन से यही सीख सकते हैं कि परिस्थितियां कभी भी किसी व्यक्ति की सफलता में बाधक नहीं हो सकती हैं। दूसरा, अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप एक छोटे से जगह से उठ के आप अमेरिका और ब्रिटेन जैसी जगह भी पढ़ के आ सकते हैं, जो भारत में अब भी एक सपना है। इतना आसान नहीं होता है, जहां चाहे वहां राह है। अच्छे लोग भी थे, राजा भी कुछ अच्छे थे, कुछ स्वर्ण लोग भी अच्छे थे, जैसे कि कैलुस्कर जो है उन्होंने इनको पैटर्नाइज किया, तो महादेव जो अम्बेडकर साहब उन्होंने इनको नाम दिया, तो वहीं नवल जैसे लोग भी इनके साथ में थे। और यहाँ तक कि बॉम्बे के जो कॉलेज के बच्चे थे वो भी इनको अप्रिशिएट करते थे। तो ऐसा नहीं है कि सब था, लेकिन वो उस समय की टिपिकल सोसाइटी थी, उसमें किस तरीके से निकल के अम्बेडकर साहब इस लेवल तक आए। और तो मेरा ये मानना है कि ये काफ़ी कुछ हमारा हुआ। इसके साथ अम्बेडकर साहब ने जो अपनी जाति के लिए महार वतन को ख़त्म करने के लिए जो बम्बई परिषद के अंदर एक्ट प्रस्तुत किया, इसके अलावा जलाशयों पे पानी पीने के लिए कैंपेनिंग चलाई गई। इसके अलावा कलसम मंदिर है, पार्वती मंदिर है, वहाँ पे मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु आंदोलन चलाए। ये सब चीज़ें भी फैक्चुअल लेवल पे हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो सामाजिक आंदोलन भी चलाए, राजनीतिक स्तर पे दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थितियां हासिल करने के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। अनुसूचित जाति संघ भी बनाए, उसको अखिल भारतीय दर्जा भी उन्होंने प्रदान किया। दलितों के लिए भी काम किया, महिलाओं के लिए भी काम किया, श्रमिकों के लिए भी काम किया। तो कलेक्टिवली हम कह सकते हैं अम्बेडकर भारत रत्न है और इन्होंने भारत रत्न की तरह ही कार्य किया। इन्होंने कहा कि हमारे हाथ में किताब होनी चाहिए, भले ही हमारे पैरों में जूते ना हो। तो आप एक जीवन में कई जीवन की पढ़ाई कर सकते हो, इसीलिए ये 21 घंटे पढ़ के और अपनी स्थिति को मजबूत करते थे। जय भीम, जय भारत।